मैंने एक्चुअली देखे हैं ज़िंदगी लाइव के एपिसोड्स एंड एज यू सेड देयर आर सच कंपेलिंग स्टोरीज कि कोई एसिड अटैक विक्टिम आता है, किसी की डोमेस्टिक वायलेंस की स्टोरी है, बच्चे ने सुसाइड किया है, आप क्या पूछोगे उस माँ से? आप बताइए, वो सेट पर आई हैं, आपके लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, हर चाइल्ड हैज डाइड। या जिनके बच्चे करगिल में शहीद हुए थे या 26/11 में शहीद हुए थे, मैंने ऐसे लोगों के इंटरव्यूज किए हैं। पर आप मुझे एक बात बताओ, फिर क्या वो आपके जहन में नहीं बैठ जाता? आप उससे डिसएसोसिएट कैसे करते हो एज एन एम्पैथेटिक पर्सन? जैसे आपको किसी ने बताया कि जब आप किसी का इंटरव्यू ले रहे हो तो आपको उनको फील कराना है कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दैट मीन्स कि आपने ये फील किया इमोशन एंड आपने वो डिलीवर किया। बट नेचुरली जब आप बात कर रहे हो किसी से, कोई अपनी ऐसी कहानी बता रहा है, तो आप उससे फिर डिस्कनेक्ट कैसे करते हो घर जाके? आपको ऐसे नहीं लगता है कि इट वेज डाउन ऑन यू लिटिल बिट? ऑफ कोर्स इट डज। और मुझे बहुत दिक्कत हुई है 2007 2008। इनफैक्ट इस आपके सवाल के दो पहलू हैं। मुझे बहुत लोग ऐसे पूछते थे, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है बानी एज अ सोसाइटी हम बहुत बहुत इनसेंसिटिव लोग हो गए हैं। मेरे इतने ही डिस्टेंस पे, शायद इससे भी पास, एक एसिड अटैक सर्वाइवर बैठी है जिसका पूरा चेहरा जला हुआ है। और उस समय हमें कहा गया कि टीवी की मजबूरी है, चेहरा छुपाना पड़ेगा। बाद में मैंने एक शो किया, मैंने कहा नहीं, मैं चेहरा सबका दिखाऊंगी। उस लड़की की आंख से ना ऐसे पानी बहा जा रहा था क्योंकि पूरा एसिड से आंख भी, मैं रो पड़ी। मतलब मैं जाके ऐसे उसके पास बैठी, उसके फादर बैठे थे और मेरा रोना छूट गया बहुत बुरी तरह। ऐसी एक मदर जिसके बेटे ने IIT में सुसाइड किया था, मैंने उनके गले लगाया और ऐसा लगा कि जैसे उन्हें जब से ये हुआ है उन्हें किसी ने अच्छे से एम्पैथाइज नहीं किया। उन्होंने मुझे पकड़ा और रोने लगी। अच्छा, शो रैप अप हो चुका था, मुझे नहीं पता था रोल हो रहा है क्योंकि शो मेरी तरफ से क्लोज हो चुका। हम दोनों गले लग के बहुत रोए। मैं भी एक माँ हूँ ना, तो मुझे हमेशा लगता था कि अगर मैं एक माँ से बात कर रही हूँ तो मैं भी तो एक माँ हूँ, अगर मैं एक बेटी से बात कर रही हूँ तो मैं एक बेटी हूँ। इस तरह से तो बहुत ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो जाती थी। मुझे पता है कुछ लोग पूछते थे, ये तुम ग्लिसरीन लगाती हो शो पर, ये तुम ड्रामा करती हो, ये तुम सच में रो रही होती हो जो शो में रोती हो? मुझे कई बार बहुत बुरा लगता था कि आपके सामने एक ऐसा इंसान होगा तो क्या आप हंस पाएंगे? मैं कह रही हूँ हंसे नहीं, बट क्या आप डिटैच रह पाएंगे? अगर आप रह पाएंगे तो मतलब सैल्यूट है आपको, मतलब मैं नहीं रह पाती। बट ह्यूमैनिटी के बेसिस पे ही आपको फील हो जाएगा ना कि दूसरा इंसान क्या फील कर रहा है। मुझे तो यही सवाल बड़ा इंसेंसिटिव लगता था कि तुम सेट पे वाकई रो रही होती हो या तुम ड्रामा करती हो? उसके बाद घर आकर मेरे साथ बहुत टाइम वो कहानियाँ रहती थी, बहुत टाइम। मतलब एक बार ऐसा हुआ है कि मैंने एक शो किया जिसमें उन लोगों ने जो बातें बोली, मैं उसके बाद बहुत डिस्टर्ब हो गई। मैं एक्चुअली फिर मेडिटेशन कैंप में, वो शो के मेडिटेशन कैंप्स में जाती हूँ, उस समय तो स्पेशली गई। फिर मैंने वहाँ फैसिलिटेटर को बताया कि मैं रात में सो नहीं पाती हूँ। तो अगले दिन उन्होंने मुझे पूरे सबके सामने खड़ा किया, बोले बोलो जो तुम सुन के आई हो। तो मैंने कहा अरे ये सब सुन नहीं पाएंगे। बोले कोई बात नहीं, तुम बोलो, तुम्हें अपना कैथार्सिस करना बहुत ज़रूरी है, तुम निकालो तुम्हारे अंदर जो भरा है। फिर उन्होंने बैठ के स्पेशली मेरी वजह से सबको, पूरे ग्रुप को एक मेडिटेशन कराया कि जो नेगेटिविटी आपके अंदर आ जाती है थ्रू द थिंग्स दैट यू आर हियरिंग, हाउ टू टेक दैट आउट। तो वो किया हमने। तो बहुत प्रॉब्लम रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो शो में मैं इतना इन्वॉल्व हुई हूँ या मेडिटेट करती हूँ क्योंकि मैं बहुत स्ट्रेस, मेरे ऊपर असर हुआ है उन चीज़ों का, कैथार्सिस की नीड के लिए। हाँ, और कई बार कि दूसरा का आपका दुख मैंने सुना, आपसे एम्पैथाइज किया, लेकिन उस दुख को मैं 4 महीने अपने साथ ना कैरी करूँ, उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं आपसे डिटैच होना सीखना पड़ेगा। बिल्कुल, उसके लिए मेडिटेशन। तो ये इसी से मेरी स्पिरिचुअल जर्नी आई थिंक शुरू हुई, जिंदगी लाइफ के बाद ही शुरू हुई, क्योंकि मैंने बहुत दुख सुना लोगों का, बहुत। बट दैट्स सो इंटरेस्टिंग दैट यू नो अ शो लेड यू टू योर स्पिरिचुअल जर्नी। Actually that show led to a lot of changes within me. मैं उन लोगों में से थी, सब लोग जैसे करते हैं शिकायतें कि अरे वाई मी, कुछ थोड़ी प्रॉब्लम हो जाए शिकायतें, भगवान, अरे भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। ये सब मेरा बंद हो गया बानी ओवर द ईयर्स। जब मैंने लोगों के इतने दुख देख लिए, तो मुझे लगता है कि मुझसे ज़्यादा ब्लेस्ड या प्रिविलेज तो कोई है ही नहीं, कोई दूसरा। और ये फीडबैक मुझे लोगों से भी मिलता है। बहुत लोग, उस ज़माने में तो हम लोग जब जिंदगी लाइव आता था उतना यूट्यूब और ये सब प्लेटफॉर्म्स नहीं थे, बट लोग हमें ईमेल बहुत लिखते थे। और एक लड़की ने, मुझे आज तक याद है, बहुत साल पहले ही लिखा था कि मैं नींद की गोलियां खाती थी, मुझे डिप्रेशन था, आपका शो देखने के बाद मेरी बहुत सारी चीज़ें, बोली मैं, मुझे रोज़ लगता था मैं सुसाइड कर लूँ। बोली आपके शो पे ऐसा लगता है कि मुझसे ज़्यादा दुखी और बहुत लोग हैं, तो मैं किस अधिकार से अपने लिए ये सब सोच रही हूँ। तो बहुत लोगों ने ये लिखा, और मेरा भी, मुझे नहीं लगता कि उसके बाद से मैंने ज़िंदगी में कभी पैसों की कमी या किसी भी चीज़ के लिए शिकायत की है, बिकॉज मुझे लगता है नो, आई हैव मोर देन इनफ ऑफ एवरीथिंग, बिकॉज I've met people who've lost their only child. मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के पेरेंट्स से जब मैं मिली थी, मैं बहुत रोई थी उस शो के बाद। 26/11 में वो शहीद हुए थे। तो ऐसे लोगों से मिलने के बाद मैं बहुत बदली। तो मतलब मैं कई बार सोचती हूँ कि ज़िंदगी लाइव मेरे लिए ज़िंदगी की सबसे बड़ी गिफ्ट रही है। That has been literally an institution in itself that gave you so much perspective. Yeah.
है ना। एंड हम कितनी यूजलेस चीजों के लिए क्रिप करते हैं ना, बिल्कुल। ओ मेरे पास ये अच्छा, उसकी वजह से मेरी बेटी को की पेरेंटिंग में भी एज अ पेरेंट ऑल्सो आई चेंज्ड अ लॉट, बिकॉज मुझे लगता था इसकी नोएडा में परवरिश हो रही है, एक अच्छे स्कूल में जाती है जहाँ सब ऐसे बच्चे आते हैं रिच, आई शुड आई बी यूजिंग द वर्ड रिच ब्रैड्स, तो मैं इसको मैं इसको बहुत कंट्रोल, एंड मैं आई मेड श्योर कि जितने भी जिंदगी लाइफ के हमारे ऐसे वाले एपिसोड्स थे ना जहाँ कोई गरीब बच्चा IAS क्लियर किया है, किसी कोई IIT में निकला, मैं बिठा बिठा के अपनी बेटी को दिखाती थी कि देखो इन बच्चों के पास कुछ नहीं था। तो वो एक मेरी पेरेंटिंग बहुत को जिंदगी लाइफ ने बहुत डोमिनेट किया है। वाओ, क्योंकि एज यू राइटली सेड ना, हम लोग सब इस पर्सपेक्टिव से लाइफ जीते हैं कि कुछ भी गलत हो तो हम बोलते हैं व्हाई मी, पर अच्छा होता है तो नहीं बोलते व्हाई मी, तब तो वो हम डिजर्व करते हैं। बिल्कुल, ये एग्जैक्ट ये लाइंस मुझे नीलम कटारा जी ने बोली थी। फिर रिमेंबर हर स्टोरी, हर सन वाज किल्ड, फिर उसके बाद उनके हस्बैंड की डेथ हुई थी, उनसे मैंने यही पूछा था, नीलम जी व्हाई मी? तो शी सेड जब मेरे बहुत अच्छे जिंदगी बीत रही थी, फर्स्ट 51 ईयर्स ऑफ माई लाइफ, जब मेरे इतने लविंग हस्बैंड, 2 इतने अच्छे बेटे, तब तो मैंने नहीं कहा व्हाई मी कि मुझे ही क्यों सब इतना मिल रहा है, तो अब क्यों बोलूं? बस वो दिन था बानी, और मैंने आज तक व्हाई मी नहीं बोला है शायद। वाओ, ये मैं लेके जाऊंगी अपने साथ। नॉट दैट मुझे ये पता नहीं था, बट मैं इट्स गुड टू रिमाइंड योरसेल्फ ऑफ दैट, यू नो, कि वन हैज टू बी ऑलवेज इन ग्रैटिट्यूड, कि आपके पास कितना कुछ है और आप इतनी छोटी छोटी बातों पे रो रहे हो, और इतने लोग हैं जिनके पास कुछ भी नहीं है शायद। हम दूसरे की गाड़ी, दूसरे का घर, दूसरे के कपड़े देखकर ही, मतलब इतनी पेटी चीजों पर हम कभी कभी दुखी होते हैं, नॉट रियलाइजिंग कि अगर एक पूरी हेल्दी बॉडी है आपके पास, बिल्कुल, वो कितनी बड़ी गिफ्ट है। टोटली। सो ये सारे पर्सपेक्टिव मेरे, मतलब अगेन पता हम सबको होता है, लेकिन जिंदगी लाइफ ने जिस तरह से मुझे सिखाया ना, मैं एक स्टोरी यहाँ शेयर करूँ, मतलब वो इतनी इंपॉर्टेंट है। वो मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने जिंदगी लाइफ के गेस्ट से बहुत सीखा। एक बच्ची आई थी एसिड अटैक सर्वाइवर, और उसके ऊपर एसिड अटैक, आप बिलीव करोगे कैसे हुआ था? शी वॉज लिटरली अ न्यू बॉर्न, अपनी माँ की गोदी में थी वो, और पिता ने माँ पर एसिड फेंका था। आप बिलीव करोगे? अब माँ की डेथ हो गई, फादर जेल चले गए, तो बच्ची ने शुरू के कुछ साल ऑर्फनेज में बिताए। फिर जब ऑर्फनेज को लगा होगा कि ठीक है अब ये जो भी, तो उसको कहीं स्कूल कॉलेज कुछ हॉस्टल में आई थिंक चली गई वो। इस तरह से उसकी अपब्रिंगिंग हुई, उसने पढ़ाई की, उसकी नौकरी लगी मुंबई में, और बोली कि एक जहाँ जॉब करती थी वहाँ एक दिन HR ने बुलाया और कहा कि वो सब लोगों को ना सुबह सुबह आके तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ती है, तो सब लिख रहे हैं कि अरे ज़िंदगी में ऑलरेडी इतनी प्रॉब्लम्स हैं, सुबह आके उसका चेहरा देखना पड़ता है। उस कंपनी ने उसको निकाल दिया, उस लड़की को। फिर बोली कि वहाँ पर क्या बोलते हैं, मुंबई में लोकल्स में भी जब जाती थी लोग मुंह फेर लेते हैं। तो मैंने कहा तुम्हें कभी लगता होगा कि मेरे साथ इतना सब कुछ हुआ, बुरा लगता है लोग जब इस तरह से करते हैं? बोली अरे नहीं मैम, ये छोटी छोटी बातों पे सोचूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी। और मैं ना ऐसे बैठी रह गई, इसकी नौकरी चल, इसके ऊपर एसिड अटैक हुआ, लोग इसकी तरफ नहीं देखना चाहते हैं, पेरेंट्स नहीं हैं, अकेली है दुनिया में। अच्छा जब पेरेंट्स नहीं है तो, और ऐसी ट्रैजिक लाइफ थी, तो कोई ननिहाल भी नहीं है, कोई ददेहाल भी नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, और कह रही है मैं छोटी छोटी बातों पे ध्यान दूंगी तो आगे कैसे बढ़ूंगी। और मुझे लगा रिचा, शेम ऑन यू, मतलब तुम कितनी छोटी छोटी बातों पर सोचती होगी, कितनी चीज़ों को लेकर, आगे बढ़ो लाइफ में। तो ऐसे होता है जब मेरी ज़िंदगी में कभी भी कोई दिक्कत आती है ना बानी, मैं, लोग कहते हैं ना बड़े कोई आदर्श, कोई गुरु, ये वो, मैं अपने इन गेस्ट को याद करती हूँ, और किसी ना किसी गेस्ट से मुझे वो इंस्पिरेशन मिल जाता है। मैं आपको याद करूंगी अब जब मैं सोच रही होंगी ना कुछ अपनी पेटी प्रॉब्लम के बारे में, तो ये पर्ल्स ऑफ विजडम मैं याद रखूंगी। Nothing is worth our attention. Really, I agree.